कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे लैंगिक जनन के बारे में हम लोग देख रहे थे। आज का जो हम लोग का क्लास चलेगा ये रहेगा लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में, यानी लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग डालिए लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं से इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। इसमें 3 प्रकार की घटनाएं होंगी। 3 चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहली जो घटना होगी जिसको कहेंगे निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। दूसरा निषेचन निषेचन और तीसरा निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पश्चात घटना यानी निषेचन के बाद की घटना। अब देखिए ये चीज आया कि लैंगिक जनन के दौरान तीन तरह की घटनाएं हैं, 3 इवेंट्स हैं, जिसमें पहला इवेंट्स है निषेचन पहले की घटना, उसके बाद निषेचन की घटना और निषेचन के बाद की घटना। तो पहले अगर इसको हम लोग देखें निषेचन पूर्व घटना को, तो निषेचन पूर्व घटना में यानी निषेचन से पहले की घटना में क्या हो सकता है। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे निषेचन क्या होता है, तभी तो हम लोग जानेंगे कि निषेचन से पहले की क्या स्थिति होगी। तो पहले निषेचन क्या होता है, तो ध्यान रखिए लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक तथा मादा युग्मक, लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन ही निषेचन कहलाता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। तो देखिए नर युग्मक प्लस मादा युग्मक दोनों का संलयन क्या कहलाएगा, निषेचन। यानी इसको निषेचन कहेंगे और निषेचन के पश्चात बनेगा जाइगोट। अब एक बात जरा सोचिए, ये हुआ निषेचन यानी नर युग्मक का मतलब जनन कोशिका, नर की जनन कोशिका और मादा के जनन कोशिका का संलयन मतलब दोनों का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके परिणाम स्वरूप बनता है जाइगोट। अब देखिए ये तो जान गए कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन कहलाता है निषेचन, लेकिन निषेचन से पहले निषेचन के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, यानी नर युग्मक का होना जरूरी है और मादा युग्मक का जो होना जरूरी है। तो पहले युग्मक बनेगा ना, अर्थात निषेचन से पहले इस युग्मक का बनना जरूरी है, तो उसको कहेंगे हम लोग युग्मक जनन। यानी निषेचन से पहले की घटना में पहला चीज क्या होगा, युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस इसको कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए अगला चीज कि मान लेते हैं कि ये नर युग्मक का मादा युग्मक बन गया और दोनों एक दूसरे के पास ना आए, तो निषेचन कैसे होगा। आप खुद सोचिए, अगर मान लेते हैं युग्मक जनन हम लोग देख रहे हैं, तो युग्मक जनन हो गया मतलब जनन कोशिकाओं का निर्माण हो गया, नर युग्मक भी बन गया मादा युग्मक भी बन गया। लेकिन अगर नर और मादा युग्मक एक दूसरे के पास न आए तो फिर निषेचन कैसे होगा, निषेचन हो ही नहीं सकता। तो उसको कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण होगा तभी तो युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। अब देखिए एक चीज हुआ युग्मक जनन, दूसरा हुआ युग्मक स्थानांतरण। ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे किसमें, निषेचन पूर्व घटना में। अब देखिए युग्मक जनन, तो युग्मक जनन को इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस में 2 चीजें हो जाएंगी, एक नर युग्मक का निर्माण और दूसरा मादा युग्मक का निर्माण। नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को
हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन। और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को, जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं ओजेनेसिस, मतलब अंड जनन। अंड जनन। अब देखिए युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण में जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो स्थानांतरित होती हैं। खास करके जो नर युग्मक होता है वो चलनशील होता है, यानी वही स्थानांतरित होता है, यानी नर जनन कोशिका स्थानांतरित होता है। अधिकांशतः जीवों में नर जनन कोशिका ही स्थानांतरित होता है, मुख्य रूप से, इस बात पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां निषेचन की घटना हो गई। निषेचन दो तरह से हो सकता है भाई, एक या तो शरीर से बाहर हो सकता है या शरीर के अंदर, यानी या तो शरीर के बाहर, तो अगर शरीर से बाहर निषेचन होगा तो उसको कहेंगे बाह्य निषेचन। क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। अगर शरीर के बाहर निषेचन होगा तो उसको कहेंगे बाह्य निषेचन। जैसे मेढक में, मेढक, कुछ मछलियों में, इन सब में क्या कि बाह्य निषेचन हो रहा है। अब देखिए दूसरा आंतरिक, अगर निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर हो रहा हो तो उसको कहेंगे आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन। अब देखिए ये आंतरिक निषेचन। अब आंतरिक निषेचन जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब शामिल हो जाएंगे इसमें। मनुष्य इत्यादि, इन सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन क्रिया होती है। अब देखिए उसके बाद, अब निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन के बाद की घटना में क्या होगी? निषेचन के बाद की घटना में पहला नंबर क्या बनेगा? जाइगोट, युग्मनज बनेगा। ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाएंगे तो युग्मनज का निर्माण करेगा, अर्थात जाइगोट का निर्माण करेगा। तो पहला युग्मनज बनेगा, अर्थात जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में सेल डिवीजन होने शुरू होंगे और सेल डिवीजन शुरू होकर के वो धीरे धीरे जाइगोट बड़ा होता जाएगा और भ्रूण के रूप में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो के रूप में चेंज हो जाएगा। उसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, उसको कहते हैं भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस अर्थात भ्रूणोद्भव। युग्मनज अर्थात जाइगोट जब बड़ा होने लगता है तो उसको कहते हैं भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव। अब देखिए भ्रूणोद्भव में दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, भ्रूणोद्भव में दो चीजें होंगी। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भ्रूणोद्भव जब होता है तो उसमें दो चीजें, एक तो भ्रूण का विकास हो रहा है कोशिका विभाजन द्वारा। मान लेते हैं सपोज, आपको मान लेते हैं कि ये एक नर जन कोशिका, एक मादा जन कोशिका मिल गया और ये बन गया जाइगोट। तो ये सिर्फ दो ही कोशिका से जाइगोट बना है ना। जब इसमें मान लेते हैं 2 से 4 कोशिकाएं होंगी, 4 से 8 कोशिकाएं होंगी, 16 होंगी, 32 होंगी, तो मान लेते हैं ये तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बॉडी में सब एक ही प्रकार के सेल हैं? मान लेते हैं लीवर की कोशिका देखिए, किडनी की कोशिका देखिए, मस्तिष्क की कोशिका देखिए, ये सब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। ऐसे हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 220 टाइप सेल पाए जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल मिलियन ट्रिलियन में होंगे। नंबर ऑफ सेल हमारे बॉडी में मिलियन ट्रिलियन में होंगे, लेकिन अगर टाइप्स ऑफ सेल कहते तो 220 टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। आप इसको ध्यान रखिएगा, यानी मानव के शरीर में कुल 220 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन ये मत कहिएगा कि 220 कोशिकाएं पाई जाती है, जी नहीं, ये अरबों खरबों में कोशिकाएं हैं एक मनुष्य, एक इंसान के शरीर में। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ सेल कहे तो 220 प्रकार की सेल है। तो वैसे ही ये तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं ना। अब नंबर ऑफ सेल के साथ साथ इसमें विभिन्नताएं बढ़ेगी और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का जन्म होगा। जैसे लीवर की कोशिका का जन्म, जैसे किडनी का कोशिका का जन्म, जैसे मस्तिष्क की कोशिका का, यानी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होंगी, जिसको कहते हैं कोशिका विभेदीकरण। तो एक होगा कोशिका विभाजन, इसमें कोशिका विभाजन, और दूसरा होगा कोशिका विभेदीकरण, कोशिका विभेदीकरण। ध्यान रखिएगा। अब देखिए
हम लोग यहां पर हम लोग देखें कि क्या क्या चीजें हैं भाई। निषेचन से पहले की घटना निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। निषेचन क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। युग्मक का मतलब जनन कोशिका। जहां भी युग्मक आ जाए तो समझिए जनन कोशिका, यानी नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका का मिलना निषेचन कहलाएगा। और निषेचन से पहले की घटना में क्या होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा, यानी गैमेटोजेनेसिस होगा, युग्मक जनन होंगे। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट में बांटेंगे, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा ओजेनेसिस। अर्थात नर युग्मक का निर्माण शुक्र जनन, मादा युग्मक का निर्माण अंड जनन कहलाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर कि अगर निर्माण हो भी गया तो उसका स्थानांतरण होगा एक जगह से दूसरे जगह, तभी तो आपस में मिलेंगे, तो उसको कहेंगे युग्मक स्थानांतरण। अब देखिए निषेचन आप समझ गए, इसको समझ गए। अब बात आ गई निषेचन पश्च घटना में। हमने बताया कि निषेचन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट, युग्मनज। और ये युग्मनज धीरे धीरे विकास करके भ्रूण के रूप में चेंज हो जाएगा। युग्मनज से भ्रूण का बनना भ्रूणोद्भव कहलाता है। भ्रूणोद्भव में दो चीजें शामिल होती हैं, एक तो कोशिका का विभाजन होता है और दूसरा कोशिका का विभेदीकरण होता है। कोशिका के विभाजन में भ्रूण का आकार बढ़ता है, जबकि कोशिका विभेदीकरण में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इस चीज को आप इसको एक जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे निषेचन पूर्व घटना, एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। अब देखिए निषेचन पूर्व घटना में क्या चीजें होती है? पहला चीज युग्मक जनन होता है, अर्थात जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है? पहला युग्मक जनन। तो युग्मक जनन देखते हैं, युग्मक जनन। अब युग्मक जनन कहलाता क्या, किसे कहते हैं? तो लिखिए जीवों में जनन कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है, यानी गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। अब देखिए युग्मक कितने प्रकार के हैं भाई? दो प्रकार के हैं, एक नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक। तो एक बात जरा सोचिए, नर युग्मक मादा युग्मक। तो पहले देखिए नर युग्मक, नर युग्मक। तो देखिए नर में नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। अब देखिए उसके बाद आपको मादा युग्मक, तो मादा में जनन कोशिका के निर्माण की क्रिया जनन या बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए युग्मक में दो प्रकार की युग्मक भाई, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर में नर युग्मक का निर्माण यानी नर जनन कोशिका का निर्माण शुक्र जनन कहलाएगा। मादा में मादा जनन कोशिका के निर्माण क्रिया को अंड जनन या बीजाणु जनन कहेंगे। एक बात ध्यान रखिए, ये चीज आपको
इसको ध्यान रखिए और इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। हम लोग देख रहे हैं युग्मक जनन, यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आप अगर युग्मक को देखें तो जैसे पादप के भी युग्मक होंगे, पादप में युग्मक होंगे और जंतु में युग्मक होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब में उसको शुक्राणु अंडाणु ही कहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं पादप में है तो पादप में नर युग्मक परागकण, ठीक है। जैसे मानते हैं मादा युग्मक हो गया, मादा युग्मक मतलब न ये नर जनकोशिका हो गया, ये मान लेते हैं मादा जनकोशिका, तो मादा जनकोशिका तो जैसे अंड हो गया। अब जंतु में देखिए नर युग्मक तो इसको शुक्राणु कहेंगे, यानी नर जनकोशिका क्या कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे। और दूसरा मादा जनकोशिका इसको क्या कहेंगे, मादा युग्मक को क्या कहेंगे, अंडाणु कहेंगे। अब देखिए ये आप इसको क्या कीजिए, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं आकार के आधार पर युग्मक अर्थात जनन कोशिका में, पादप में जो जनन कोशिका होती है, नर युग्मक को हम परागकण, मादा युग्मक को अंड कहेंगे। जंतु में अगर जो जनन कोशिका होती है उसमें नर युग्मक को शुक्राणु और मादा जनन कोशिका को हम अंडाणु कहते हैं। अब देखते हैं कि उसके आकार के आधार पर हम युग्मकों को देखते हैं, युग्मकों का प्रकार देखते हैं आकार के आधार पर। युग्मक ये तीन तरह के होते हैं। एक आप जैसे आकार के आधार पर देखिएगा कि आकार के आधार पर युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तीन तरह के होते हैं। पहला को कहते हैं समयुग्मक, समयुग्मक अर्थात इसको हम आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स भी बोलते हैं। दूसरा है असमयुग्मक, और तीसरा होता है विषम युग्मक, अब देखिए एक समयुग्मक, दूसरा असमयुग्मक और तीसरा विषम युग्मक। अब देखिए जो समयुग्मक है इसमें नर और मादा दोनों, जैसे मान लेते हैं समयुग्मक में देखिएगा कि ये मान लेते हैं नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। आपको दोनों में आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन नर युग्मक है कौन मादा युग्मक है, या अर्थात इसमें आप पहचान नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों एक समान है, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, और दोनों का आकार क्या है, लगभग एक समान है, इसीलिए ये पहचाना नहीं जा सकता कि कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है। अब ऐसे आप देखिएगा इसको क्लैडोफोरा में आप देखिएगा तो ये समयुग्मक पाए जाते हैं, यानी नर और मादा दोनों एक ही तरह के युग्मक होते हैं। अब जैसे मानते हैं असमयुग्मक में क्या होता है कि दोनों युग्मकों में फ्लैजिला पाया जाता है, दोनों युग्मकों में फ्लैजिला पाया जाता है। और विषम युग्म में इसमें क्या होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, यानी नर युग्मक एवं मादा युग्मक का आकार
भिन्न भिन्न होता है। जैसे आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आप फ्यूकस का देख लीजिए, मादा युग्मक नर युग्मक इस तरह से है, ये मानते फ्यूकस का है। आप जैसे मानव का ही देख लीजिए, ये मान लेते हैं अंडाणु हो गया और ये हो गया आपको शुक्राणु, ये शुक्राणु हो गया। ये आपका नर युग्मक है, ये आपका मादा युग्मक, ये आपका मादा युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है, ये मनुष्य का है। ठीक है, तो ये मतलब आकार के आधार पर 3 प्रकार के युग्मक हो गए, सम युग्मक, असम युग्मक और विषम युग्मक। सम युग्मक में आकार सेम होता है, जैसे क्लैडोफोरा का, इसका क्या होता है कि दोनों एक समान है भाई। अब ऐसी स्थिति असम युग्मक में दोनों युग्मकों में फ्लैजेला पाया जाता है। अब कशाभिक इसको कहते हैं, फ्लैजेला को कशाभिक कहते हैं। अब देखिए विषम युग्मक क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार भिन्न भिन्न होता है, एक जैसा नहीं होता। वो स्पष्ट पहचान में आ जाएगा कि कौन नर जनकोशिका है, कौन मादा। जैसे मान लीजिए मनुष्य में ही देखिए, जो मादा जनकोशिका लगभग गोल आकार का है, लेकिन ये सर्पिलाकार है, नर युग्मक सर्पिलाकार है। वैसे ही आप फ्यूकस का देख लिए, इसका आकार बड़ा है और इसका आकार देखिए छोटा है। तो ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है कि कौन नर युग्मक है, कौन मादा युग्मक है। यहां पर क्लियर नहीं होता क्योंकि दोनों का आकार एक जैसा होता है, इसको नोट कीजिए। अब देखेंगे हम लोग जीवों में लैंगिकता के बारे में, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे, इसी के तहत हम लोग देखेंगे जीवों में लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो डालिए डिंग, जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता। अब देखिए जब जीव की बात आ गई, तो जीव की बात जब आ जाएगी तो इसमें 2 चीज आ जाएंगे, यानी एक तो पादप और दूसरा जंतु। एक पादप दूसरा जंतु, जीव जहां भी आ गया तो एक पादप दूसरा जंतु। पादप में अगर देखिएगा, जैसे पादप जो होता है इसमें आप देखिएगा तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं। जिस पादप में सिर्फ एक ही जनन अंग पाया जाता हो उसको एक लिंगाश्रयी बोलते हैं। एक लिंगाश्रयी बोलते हैं। अब देखिए दूसरा, जिसमें एक से मतलब 2, जिसमें नर और मादा दोनों जनन पाए जाते हो उसको उभय लिंगाश्रयी बोलेंगे, यानी जिसमें नर और मादा दोनों जनन पाए जाते हो। इसको लिख लीजिए, इसमें एक ही पादप में एक पादप में एक ही जनन अंग पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें एक पादप में एक ही जनन अंग पाए जाते हैं। एक ही मतलब एक पादप एक जनन अंग एक ही पादप में पाया जाएगा। जैसे आप देखिए, जैसे पपीता, शहतूत, शहतूत देखे हैं आप लोग, पपीता, शहतूत, खजूर, भांग इत्यादि। अब देखिए नर तथा मादा दोनों जननांग एक ही पादप में होते हैं जैसे गुड़हल,
जैसे आपका गुड़हुल हो गया, उसके बाद मक्का, नारियल, इत्यादि इत्यादि। अब देखिए पादप में एक लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी, इसमें एक पादप में एक ही जननांग पाया जाएगा, या तो नर नहीं तो मादा, यानी नर और मादा अलग अलग पौधे में होंगे, जैसे पपीता, सहतूत, खजूर, भांग इत्यादि। इन सब में उभय लिंगाश्रयी ऐसे पादप जिनमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही पौधे में पाया जाता है, जैसे गुड़हुल, मक्का, नारियल इत्यादि। ये अब देखिए जंतुओं के बारे में देखते हैं, तो जंतु भी ऐसे हो जाएंगे, एक लिंगी, एक लिंगी और द्विलिंगी, द्विलिंगी, एक लिंगी और द्विलिंगी। अब एक लिंगी कौन होंगे, द्विलिंगी कौन होंगे? तो ऐसे ऐसे जंतु जंतु जिसमें या तो नर नहीं तो मादा जनन अंग पाए जाते हों, जैसे आप मनुष्य को ही देख लीजिए, कुत्ता बिल्ली देख लीजिए। इन सब में क्या है कि नर और मादा दोनों जन्म अलग अलग शरीर में पाया जाता है, नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। द्विलिंगी, तो ऐसे जंतु जिसमें नर तथा मादा दोनों जननांग एक ही जीव में पाया जाता हो, जैसे केचुआ, केचुआ, जैसे आप केचुआ को देख लीजिए, टेपवर्म को देख लीजिए, टेपवर्म यानी फीताकृमि, जोंक को देख लीजिए। ये सब क्या है कि एक ही शरीर में नर का और मादा का दोनों का जन्म पाया जाता है, एक ही शरीर में नर और मादा दोनों। अगर आपको आ जाए कि टेपवर्म एक लिंगी है कि द्विलिंगी, तो ध्यान रखिएगा ये द्विलिंगी है भाई, इसमें नर और मादा दोनों जन्म पाए जाते हैं, इसको फीताकृमि बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। केचुआ अर्थवर्म, इसमें भी नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, ये भी द्विलिंगी है। लेकिन आप मनुष्य को देखिएगा तो इसमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही शरीर में नहीं पाया जाता, नर अलग शरीर, नर जननांग अलग शरीर में पाया जाता है, मादा जननांग अलग शरीर में पाया जाता है। इसको आप नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए हम लोग देखेंगे युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन, तो आप लोग हेडिंग डालिए युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन। युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन। अब देखिए जब युग्मक का निर्माण होता है, जब जनन कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है, तो उसमें कोशिका विभाजन कैसे होती है। अब देखिए मान लेते हैं, सपोज अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी मान लेते हैं जीव है, कोई भी जनक है और जनक अगुणित है, जनक है और वो अगुणित है, अगुणित है, हैप्लॉइड है, तो एक बात जरा सोचिए, वहां पर समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। लेकिन अगर वही जनक अगर द्विगुणित है अर्थात डिप्लॉयड है, तो उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। अर्धसूत्री, ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। अगुणित है तो समसूत्री, द्विगुणित है तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप कुछ सवाल को देखिए, कुछ सवाल, जैसे कुछ सवाल देखिए, कुछ
उस शैवाल की स्थिति क्या है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास मोनास, क्लेमाइडोमोनास हो गया। उसके बाद आप देखिए इलोथ्रिक्स, इलोथ्रिक्स, ये जो है अगुणित स्थिति में है और इनमें समसूत्री कोश का विभाजन होगा। कवक एवं ब्रायोफाइटा को देख लीजिए, कवक एवं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा समूह के जो भी जीव हैं ये सब आ जाएंगे इसमें। अब देखिए, अब आपका जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि युग्मकों के गुणसूत्र, एक युग्मकों के गुणसूत्र की संख्या और दूसरा ये चीज कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र, यानी इन दोनों को हम लोग को देखना है। अब एक चीज कीजिए, इसको नोट कीजिए, जैसे हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक युग्मकों के गुणसूत्र, युग्मकों के गुणसूत्र, युग्मकों के गुणसूत्र, और दूसरा चीज है वो है अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्र, अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्र, गुणसूत्र जो आपके 2x के फॉर्म में है और ये x के फॉर्म में, n कहिए या x कहिए जो भी। अब जैसे मान लेते हैं कुछ जीवों को ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं मनुष्य को ले लीजिए, मनुष्य में ले लीजिए, तो ये गुण जो गुणसूत्रों की संख्या है जो n फॉर्म में, उसको देखिएगा तो आपके यहां पर 23 जोड़े हैं, लेकिन पूरे गुणसूत्र कितने हैं, 46। अब मनुष्य में, मनुष्य की बात मैं कर रहा हूं, वही प्याज का देखिए, प्याज का, तो प्याज में यहां देखिएगा तो ये प्याज में 8 है और ये है 16। आलू का देखिए, आलू का, आलू की स्थिति क्या है, तो आलू में यहां 24 है, 48। अब उसके बाद आप देख लीजिए मटर में, मटर में, तो मटर में जो आपके गुणसूत्र जो यहां मिलेंगे उसमें ये x के फॉर्म में आपका 7 आएगा, यहां 14 आएगा। अब देखिए उसके बाद अगला चीज धान में, धान ये 12 और 24 होगा। ऐसे करके आपके एनसीईआरटी में पूरा डिटेल ये दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। का निर्माण हुआ तो युग्मक के निर्माण के बाद ऐसा नहीं है कि वो बस उसी से काम चल जाएगा, उसको एक जगह होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण। तो अगला चीज डालिए, युग्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण। अब देखिए युग्मक स्थानांतरण में स्थितियां क्या है, युग्मक स्थानांतरण में क्या स्थिति है, युग्मक दो तरह के हैं, पहला है नर युग्मक, नर युग्मक, और दूसरा है मादा युग्मक, मादा युग्मक। अब देखिए नर युग्मक अधिकांशतः जीवों में, नर युग्मक क्या होता है, चलनशील होता है, यानी अधिकांशतः जीवों में, अधिकांशतः जीवों में, जीवों में नर युग्मक, नर युग्मक चलनशील होता है, चलनशील होता है, यानी ये ही चलता है, यही स्थानांतरित होता है। और मादा युग्मक जो होता है वो स्थानबद्ध रहेगा, स्थानबद्ध रहेगा, यानी एक ही जगह रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नर युग्मक अधिकांशतः जीवों में क्या होता है, चलनशील होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, वो स्थानबद्ध रहेगा। अब देखिए पादप में, जैसे देखिएगा पादप में, इसको आप नोट कीजिए जल्दी, युग्मक स्थानांतरण जैसे आप देखिएगा, पादप को देखिएगा, पादप को देखिएगा, तो पादप की स्थिति क्या है, इसमें क्या देखिए, जैसे थैलोफाइटा हो गया, थैलोफाइटा, फाइटा, उसके बाद दूसरा चीज ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा,
इस समूह के जो भी पादप हैं उनमें जो स्थानांतरित होता है जल के माध्यम से स्थानांतरण होता है, यानी जल द्वारा स्थानांतरण जल द्वारा होता है। वही आप टेरिडोफाइटा को आप ये कर दीजिए, क्योंकि टेरिडोफाइटा ट्रैकियोफाइटा का हिस्सा है। और आवृत बीजी और अनावृत बीजी में आवृत बीजी और अनावृत बीजी में क्या स्थिति होता है? ये दोनों में ये वायु द्वारा परागण होता है, वायु द्वारा या जल द्वारा भी हो सकता है, ये परागण की क्रिया होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवों में जो निषेचन क्रियाएं होती हैं, जो निषेचन क्रिया होती है, उसके लिए सिर्फ युग्मक का जन्म लेना ही मायने नहीं रखता। युग्मक एक दूसरे के पास आए तभी वो निषेचित होंगे, और इसको कहते हैं हम क्या? युग्मक स्थानांतरण। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोग का जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे नया टॉपिक जो होगा, उसमें देखेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन।